हेलो स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस लॉ की आज के क्लास में हम एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अर्थात IRDAI। ठीक है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, IRDAI जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, IRDAI जो है वो बीमा के क्षेत्र से संबंधित है। बीमा का जो क्षेत्र है, यानी कि इंश्योरेंस का जो सेक्टर है वो काफ़ी बड़ा है। इंश्योरेंस का सेक्टर हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। आफ्टर ऑल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने जो आपको कंटेंट में जो लेसन आपको सेंड किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस करके, उसमें हमने देखा था कि कई फील्ड्स में, अलग अलग सेपरेट फील्ड्स में इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस है। लाइक जैसे इंडिविजुअल्स के लिए, यानी कि परिवार के लिए भी इंश्योरेंस का काफ़ी महत्व है, जहाँ पर वहीं पर आप नेशन के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी इंश्योरेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहे डेवलपमेंट की बात कर ले, नेशन के डेवलपमेंट की बात कर ले, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की बात कर ले, सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात कर ले, नेशनल इनकम की बात कर ले, नेशनल सेविंग्स की बात कर ले, तो हर क्षेत्र में बीमा का बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान। तो फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने में भी इंश्योरेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अन्य कई संस्थाएं हैं, लाइक जैसे सेबी की हम बात कर रहे हैं, या फिर हम RBI की बात कर रहे हैं। जैसे वो फाइनेंशियल सिस्टम, इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको रेगुलेट कर रही है, ठीक उसी तरह IRDAI का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने में। दैट्स क्लियर। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इंश्योरेंस का सेक्टर बहुत बड़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्राधिकरण की, इस अलग से इस इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में, यानी हिस्ट्री ऑफ IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, देखिए, in 1993 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप करी थी, एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे RN मल्होत्रा, सर RN मल्होत्रा। RN मल्होत्रा कौन है? RBI के फॉर्मर गवर्नर। ठीक है, तो मिस्टर RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में, इनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी गठित की गई और उस कमेटी को मल्होत्रा कमेटी कहा गया। ठीक है, अब 1994 में इस कमेटी ने, जो मल्होत्रा कमेटी थी, इस मल्होत्रा कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दिए, कुछ सलाह दी, कुछ परामर्श दिए गवर्नमेंट को। क्या दिए? कुछ इंपॉर्टेंट जिसमें से है कि प्राइवेट सेक्टर्स जो है उनको भी इंश्योरेंस के सेक्टर में आना चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी इंश्योरेंस फील्ड में काम करना चाहिए। देखिए, उससे पहले तक क्या होता था कि केवल पब्लिक सेक्टर में ही इंश्योरेंस का काम होता था। ठीक है, इसलिए इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि प्राइवेट सेक्टर को भी इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा फॉरेन कंपनीज के बारे में, कि जो विदेशी कंपनियां हैं उनको भी जो है वो इंश्योरेंस के सेक्टर में कदम रखना चाहिए। भाई, उनके लिए भी दरवाजे खोले चाहिए ताकि विदेशी निवेश आए, इंश्योरेंस, बाहर की जो फॉरेन कंपनीज है वो हमारे यहाँ पर आए, इन्वेस्ट करे, तो इंश्योरेंस के सेक्टर में उनको भी आना चाहिए। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो इस मल्होत्रा कमेटी ने दी वो ये थी, इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में। इन्होंने अपने रिकमेंडेशन में कहा कि इंश्योरेंस के लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण होना चाहिए जो पूरे तरीके से नियमित करे इस बीमा के क्षेत्र को। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने उनके इस रिकमेंडेशंस को मानते हुए, हालांकि फॉरेन की कंपनीज के लिए भी काफ़ी क्षेत्र खुल गया, प्राइवेट सेक्टर्स भी अब तो एंटर हो चुके हैं, तो यहाँ पर इस रिकमेंडेशन को मानते हुए, कमेटी के रिकमेंडेशंस को मानते हुए 1999 में गवर्नमेंट लेकर आई IRDA एक्ट, जिसके तहत IRDAI को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इस अधिनियम के तहत इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया IRDAI, है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब चूंकि इस बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन इस अधिनियम के तहत हुआ है, तो ये बॉडी कैसी हुई? स्टैट्यूटरी बॉडी हुई, एक कानूनी निकाय हुआ, क्योंकि अधिनियम के तहत बनाई गई है, गठित की गई है। ये जो IRDAI है, इसे हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट इज ऑल्सो ऑटोनॉमस बॉडी। ध्यान रखिए, ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी है और ऑटोनॉमस बॉडी भी है। ठीक है, यानी कि कानूनी निकाय और स्वायत्तशासी निकाय है।
अब देखिए इस IRDA का जो फॉर्मेशन डे है, इसका जो स्थापना दिवस है वो है 19 अप्रैल 2000। और ये बात ध्यान रखने के लिए है कि भारत में जो है प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को, क्योंकि 19 अप्रैल फॉर्मेशन डे है IRDAI का, इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को इंश्योरेंस अवेयरनेस डे बनाया जाता है इन इंडिया ओनली। इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अब ये बात हुई हमारी IRDAI के बारे में। तो IRDAI क्या है? हमारी स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनोमस बॉडी है। जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने का काम करती है। और एक सबसे मेन जो, अगर हम बात करें इसके रूल की, कि इसका रोल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कि देखिए जहाँ पर पहले IRDAI के आने से पहले, जहाँ पर पहले केवल जनरल इंश्योरेंस या और लाइफ इंश्योरेंस की ही मोनोपोली थी, तो IRDAI ने इन दोनों की मोनोपोली को समाप्त कर दिया और एक हेल्दी कंपटीशन को डेवलप किया। एक हेल्दी कंपटीशन एनहेंस हुआ, जिस वजह से फायदा किसको हुआ? कंज्यूमर्स को फायदा हुआ ना, हमें और आप जैसे ग्राहकों को, जो कंज्यूमर्स है, जो उपभोक्ता है, जो इंश्योरेंस करवाते हैं, उनको फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ? क्योंकि उनके सामने बहुत सारी चॉइसेस खुल गई ना, रास्ते बहुत खुल गए, उनके पास ऑप्शन अवेलेबल हो गए बहुत सारे। और हेल्दी कंपटीशन होने की वजह से ही ये सेक्टर अब ज्यादा से ज्यादा डेवलप हुए, ठीक है ना, कि अलग अलग योजनाएं आई हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात हुई कंज्यूमर्स के लिए, क्या कि जो प्रीमियम रेट्स थी वो लो होने लगी, ठीक है। क्योंकि पहले केवल क्या था, एकाधिकार था लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का। वो एकाधिकार इस प्राधिकरण, इसने अथॉरिटी ने खत्म किया, इस एक्ट के आने के बाद खत्म हुआ। और उसके बाद में एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप हुआ, जिससे फायदा हुआ कंज्यूमर्स को, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, इसके संगठनात्मक ढांचे के बारे में, कि कौन कौन होते हैं IRDAI में। तो ध्यान दें, IRDAI कॉन्स्टिट्यूट होती है 10 मेंबर्स से मिलकर। इसमें 10 मेंबर्स होते हैं। अब उन 10 मेंबर्स में कौन होता है? एक तो होता है आपका चेयरपर्सन, जिसको आप कहते हैं 1 चेयरपर्सन फॉर 5 ईयर्स। एक चेयरपर्सन होता है, वो होता है 5 साल के लिए। 5 यहाँ पर होल टाइम मेंबर्स होते हैं, वो भी 5 ईयर्स के लिए होते हैं बेटे। और 4 होते हैं यहाँ पे पार्ट टाइम मेंबर्स, ठीक है, जो होते हैं आपके नॉट मोर देन 5 ईयर्स, जो 5 साल से अधिक के लिए नहीं हो सकते। उनके कम के लिए हो सकते हैं, लेकिन 5 साल से अधिक के लिए नहीं होंगे। तो इस तरह से IRDAI का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो 10 लोगों को मिलके बनता है, 1:5:4, जिसमें 1 तो कौन हो गया आपका? चेयरपर्सन हो गया, जो 5 साल के लिए होता है। 5 कौन हुए आपके? होल टाइम मेंबर्स हो गए, वो भी 5 साल के लिए होते हैं। और 4 हो गए पार्ट टाइम मेंबर्स, जो नॉट मोर देन 5 ईयर्स होंगे। ये सभी किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हुई आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात। फिर हम बात करते हैं IRDAI के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कि इसका उद्देश्य क्या है। तो एक तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, हेल्दी कंपटीशन एनहेंस करना, कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना, उनके सामने पॉलिसीज को लेकर बहुत सारे ऑप्शंस खोलना, और इसके अलावा जो प्रीमियम रेट्स हैं उनको लो करना। फिर रही बात इन्वेस्टमेंट की भी, अगर हम लोग बात करें जनरली तो इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि इंश्योरेंस का जो सेक्टर है वहां से काफी मात्रा में, जैसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करते हैं, अगर सरकारी प्रतिभूतियों की बात करते हैं, तो वहां पर भी इन्वेस्ट किया जाता है, कई जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह से इसके ऑब्जेक्टिव्स है पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को कैसे रेगुलेट करना है और कैसे डेवलप करना है इंडिया में, ये इसका मेन मोटो है। खैर हम लोग अब इसके पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट, जैसे टू प्रमोट एंड एंश्योर द ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है IRDAI का, कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, बीमा उद्योग को किस तरह से प्रमोट किया जाए, कैसे उसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे उसमें वृद्धि की जाए, कैसे नीतियां बनाई जाए, कैसे कैसे प्लान्स लाए जाएं कि लोग अधिक से अधिक इंश्योरेंस करवाएं, अधिक से अधिक पॉलिसीज लें और वो सेटिस्फाई भी हो और यहाँ पर भी फायदा हो, ठीक है ना। नेशनल सेविंग्स बढ़े, नेशनल इनकम बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोट द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। ये बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स कौन है? कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर की संतुष्टि तो हर फील्ड में जरूरी है, ठीक है। तो उसी तरह से इंश्योरेंस के सेक्टर में भी ये मेन मोटो क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है IRDAI का, कि यहाँ पर भी जो है पॉलिसी जो व्यक्ति लेता है उसके हितों का ध्यान रखा जाए और उसके अधिकार
बने रहे। ठीक है, नेक्स्ट स्पीडी सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, क्लेम दावा बताया था ना आपको लास्ट लेक्चर में। तो आप जो आप पॉलिसी होल्डर है, आपको पॉलिसी की रकम चाहिए तो आप क्या करोगे, उस पर क्लेम करोगे कि भाई मुझे नुकसान हो गया, या मेरी लाइफ इंश्योरेंस है तो वहां पर जब मेरी पॉलिसी मैच्योर हो गई तो ठीक है ना। तो जहां पर जो क्लेम्स जो पॉलिसी होल्डर्स ने किए हैं उनका त्वरित गति से सेटलमेंट हो, जल्दी से जल्दी उनका निपटारा हो, ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है IRDAI का। नेक्स्ट, प्रिवेंट फ्रॉड और मॉल प्रैक्टिसेस। देखिए ये सब जो भी ये काम है जहाँ पर भाई फ्रॉड भी होगा, हो सकता है कपट हो जाए है, तो जहां पर कम से कम कपट की संभावना हो, किसी प्रकार का मतलब पॉलिसी जैसे चाहे पॉलिसी होल्डर है उसके साथ किसी प्रकार का कोई उसके अधिकारों को क्षति ना हो, ठीक है ना, किसी तरीके का उसके साथ में कपट ना हो। तो इन सबको समाप्त करने के लिए, ताकि एक लीगली एक बहुत अच्छे से रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड दोनों के रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए किस तरह से काम हो सकता है ये देखना, और फ्रॉड और मॉल प्रैक्टिसेस सबसे कम से कम हो या ना ही हो, है ना, तो ये अच्छा, तो उनको रोकने के लिए भी काम करती है IRDAI, प्रिवेंट करती है, उनको रोकने के लिए काम करती है। नेक्स्ट, ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, भाई पारदर्शिता बनी रहे। ठीक है, किस चीज को लेकर पारदर्शिता बनी रहे, लाइक जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें क्या नियम और शर्तें लिखी है वो इतनी साफ और स्पष्ट होती है। यदि भाई पॉलिसी करवाने वाला क्या करता है, उसको पढ़ता है ना, और फिर उसको पॉलिसी करवाता है, तो वो इतनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि उसे समझ में आ जाए कि मैं क्या कर, मैं जो बीमा करवा रहा हूँ अपना, तो मुझे इससे क्या लाभ होगा। किसी प्रकार का छल कपट उस पॉलिसी में नहीं होना चाहिए कि उसमें लिखा क्या है और उसका मतलब क्या है, साफ और क्लियर और इजी लैंग्वेज में वो लिखा होना चाहिए, स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। तो इस तरीके के ना तो फ्रॉड होंगे और ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी। ठीक है, और इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है उसको एनहेंस होगी, उसका डेवलपमेंट होगा। अब देखिए हम बात करते हैं फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ IRDAI की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। IRDAI के कुछ फंक्शंस हैं और कुछ ड्यूटीज भी हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, टू इश्यूज द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स एंड रेगुलेट्स टू इंश्योरेंस कंपनी। सबसे पहला जो इसका काम है वो क्या है IRDAI का, कि ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करती है। किसको इशू करती है, इंश्योरेंस कंपनीज को, कि आप जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आप आज से इंश्योरेंस कंपनी है, तो उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगी। और इसके अलावा उनको रेगुलेट करती है, ठीक है ना, उनका नियमन भी करती है, समय समय पर जो दिशा निर्देश होते हैं वो उनको देती रहती है, उन पर कंट्रोलिंग बॉडी है उनका ना, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। ये जो है वो पॉलिसी धारकों के इंटरेस्ट को भी बनाए रखती है, उसको भी सुरक्षित रखती है कि उनका जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट करा है वो बना रहे। इसके अलावा जो कोई अगर उनको कोई नुकसान हो तो उनको उनका क्लेम इजीली मिल जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से उनके जो राइट्स है, उनके जो इंटरेस्ट है उसको उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी IRDAI का है, ये उसकी ड्यूटी भी है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स लाइसेंस, ठीक है, इट प्रोवाइड्स लाइसेंस टू इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। अब ये इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, ये होते हैं लाइक एजेंट्स, लाइक ब्रोकर्स होते हैं ना, बीमा एजेंट, बीमा दलाल, उनको कहते हैं इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। तो जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज होते हैं उनको लाइसेंस देने का काम IRDAI का है, ठीक है। अब देखो ऐसे तो नहीं कि उनको लाइसेंस ऐसे दे दिया, वो लेने आ गया अच्छा मुझे एजेंट इंश्योरेंस एजेंट बनना, नहीं। उनमें जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस है जो IRDAI निर्धारित करता है, वो क्वालिफिकेशंस देखने के बाद ही वो खरा उतरे क्वालिफिकेशंस पर, वो क्वालिफिकेशंस देखने के बाद ही IRDAI लाइसेंस इशू करता है। और दूसरी बात की सेट कोड ऑफ कंडक्ट एंड नॉर्म्स मींस रूल्स फॉर देम, और उनके लिए जो है कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स बनाता है कि उनको कैसे आचरण करना है, ठीक है, उनके लिए क्या नियम हो, क्या नियम लागू होंगे उन पर, ये सब वो IRDAI बनाता है। नेक्स्ट, प्रमोट्स एंड रेगुलेट्स द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड विद इंश्योरेंस सेक्टर। उन ऑर्गेनाइजेशंस को, जो पेशेवर संगठन हैं, उनको प्रमोट करना, उनको रेगुलेट करना जो कि इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। क्यों, ताकि इंश्योरेंस सेक्टर का जो है अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो सके। वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है, उसके सहगामी है या उसके सब्सिडरी है, तो उनको भी प्रमोट करना। नेक्स्ट, रेगुलेट एंड सुपरवाइज द प्रीमियम रेट्स। किसको रेगुलेट करना, किसको सुपरवाइज करना, प्रीमियम रेट्स को। प्रीमियम की दरें कितनी होंगी, कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन देख रहा है, IRDAI। और साथ के साथ टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस कवर, और इंश्योरेंस कवर की शर्तें क्या होगी,
किस तरीके के इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या नियम और शर्तें होगी, कौन रेगुलेट करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा, IRDAI। ताकि कंपनीज ऐसा नहीं है कि अपने मन चाहे किसी भी प्रकार की शर्त उन्होंने लगा दी, ऐसा नहीं कर सकती है, ठीक है ना, क्योंकि उनके ऊपर IRDAI है उनको रेगुलेट करने के लिए और चेक करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए। नेक्स्ट, स्पेसिफाइज द कंडीशंस एंड मैनर्स, स्पेसिफाइज द कंडीशंस एंड मैनर्स टू मेक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। देखिए ये स्पेसिफाई करता है शर्तों को और उस तरीके को जिससे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश की जाएगी। फाइनेंशियल रिपोर्ट कौन पेश करेगा, इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंटरमीडियरीज, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। तो यहाँ पर ये IRDAI इंश्योरेंस कंपनियों को और इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज यानी कि जो इंश्योरेंस एजेंट है या ब्रोकर है उनको बता देती है वो शर्तें और वो तरीका जिनके आधार पर उनको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश करनी है कि भाई इस तिथि तक पेश करनी है, ऐसे पेश करनी है आपको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये सारी की सारी जो शर्तें होती है वो बताई जाती है इंश्योरेंस कंपनी को और इंटरमीडियरीज को। कौन बताएगा, IRDAI। नेक्स्ट, इट रेगुलेट्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। पहले तो हमने क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। दोनों अलग अलग है। यहाँ पर तो उसके अधिकार और हित की बात हो रही थी, यहाँ पर बात हो रही है कि भैया जो पैसा पॉलिसी होल्डर ने दिया है उसके इन्वेस्टमेंट किया, वो कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, कई जगह इन्वेस्ट किया जाता है। उसमें से बड़े बड़े क्षेत्रों में से भी, चाहे वो सरकार द्वारा हो या बड़े बड़े क्षेत्रों में ऋण भी लिए जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। तो कहने का मतलब ये है कि और साथ के साथ जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की अगर हम लोग बात करें, सरकारी प्रतिभूतियों की, तो उसमें भी एक हिस्सा जो है वो बीमा के क्षेत्र से जाना निश्चित होता है, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर्स का जो पैसा है उनको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, इसको रेगुलेट कौन करता है, IRDAI। देन एंश्योर्स द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्वेंसी मार्जिन बाय इंश्योरेंस कंपनी। सॉल्वेंसी मार्जिन क्या हुआ, शोधन क्षमता। इंश्योरेंस कंपनीज की शोधन क्षमता बनी रहे। शोधन क्षमता क्या होती है, कंपनीज एबिलिटी टू पे आउट क्लेम्स, कि भाई कंपनी की क्षमता, कंपनी क्या, इंश्योरेंस कंपनी की क्षमता कि वो अपने दावों को चुका सके, जो दावे जो क्लेम्स उस पर किए गए हैं उनको चुका सके। वो चुका सकने की जो क्षमता होती है, पे करने की जो एबिलिटी होती है, इट इज कॉल्ड सॉल्वेंसी मार्जिन। तो यहाँ पर जो है उनकी जो शोधन क्षमता है उसको बनाए रखने का, उसको रेगुलेट करने का, उसके मेंटेनेंस का काम कौन करता है, IRDAI, ताकि इजीली इंश्योरेंस कंपनीज रन करती रहे और इंश्योरेंस सेक्टर आगे डेवलप करता रहे। तो इस तरह से IRDAI का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, उसके फंक्शंस और उसके हिस्टोरिकल जो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, IRDAI आया कैसे, कैसे बना, स्टेचुटरी बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, ये हमने देखी। साथ में देखा इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही और क्या इसके फंक्शंस और ड्यूटीज है, ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक है, तो ये है आपका IRDAI। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक थैंक यू ऑल।